अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन कमीशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले के बाद इमरान खान ने मजीद जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया है और आज उनके जो बयानात सामने आए हैं उससे लग रहा है कि इमरान खान ने मजीद मज़ाहमत का रास्ता चुन लिया है। और दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इंतखाबात और 9 मई के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान ने आज पार्टी को ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं, जब से इंतखाबात हुए हैं इमरान खान की तरफ से मुसलसल सख्त बयानात और इक़दामात सामने आ रहे हैं जिससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पहले इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का इंतखाब किया, फिर उसके बाद इमरान खान ने अपने सदारती उम्मीदवार के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम का ऐलान किया और इससे पहले महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में जारहाना खिताब किया था और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया था। साथ ही कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी जारहाना तकारीर की जा रही हैं और इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म के हल्फ की तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। और फिर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उनकी तरफ से मज़ीद सख्त पैगामात और हिदायत अवाम तक पहुँचाई हैं। जबकि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR का भी सख्त एलामिया सामने आया है जिसमें कहा गया है कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। एलामिया के मुताबिक फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। एलामिया के मुताबिक फोरम ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। एलामिया के मुताबिक फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। फोरम ने सिक्योरिटी खतरात से निमटने और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा किया और मज़ीद कहा कि स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रेजीम और तमाम गैर कानूनी तारकीन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम की जाएगी। फोरम ने इरादा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मसशुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। इलामे के मुताबिक फोरम ने बाज़ मज़मूम अनासिर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। इससे पहले आज इमरान खान से अडियाला जेल में पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकात हुई, जिनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत और इमरान खान की बहन अलीमा खान भी शामिल थीं। शेर अफजल मरवत ने मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा कि इमरान खान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अपने अराकीन को हिदायत की है कि हिज़्ब इक़्तिदार के अराकीन से घुल मिलकर ना रहें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि इतवार को पेशावर में तारीखी एहतजाज किया जाएगा। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें।
जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। इमरान खान से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ में न जाने का दिफा किया और साथ इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान भी किया। मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं तो बुरी तौर पे जीत के आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ, मेरे सूबे के जो हकूक हैं जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा सूबे का। इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही। सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। इसके अलावा आज इमरान खान से उनकी बहन अलीमा खान ने भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने वजाहत देते हुए कहा कि अली मोहम्मद खान ने इमरान खान का जो पैगाम दिया उस पर काफ़ी रिएक्शन आया। इमरान खान ने इसकी वजाहत करते हुए कहा है कि नेल्सन मंडेला की तरह मुफाहमती अमल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। काफ़ी रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो अली मोहम्मद खान ने इमरान खान का पैगाम दिया था। इमरान खान उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो नेल्सन मंडेला ने की थी हमारी सुन्नत फॉलो करके, वो होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने वोट चोरी किया, उनके साथ कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की हिकमत अमली मजीद जारहाना हो गई है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान अब मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी। कल इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और उसके हिस्से की नशिस्तें मुतालिका असम्बलियों में मौजूद बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके बाद आज इस फैसले पर अमल दरामद भी कर दिया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों में बांट दी गई हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने इलेक्शन में अच्छी सीटें निकाली और उसके बाद एक नज़र आ रहा था कि वो हीट बढ़ा रहे हैं। अमीन गंडापुर साहब की जो है वो बतौर वज़ीर आला नामजदगी हो या फिर अचकज़ई साहब का सदारत की उम्मीदवार के लिए नाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया जाना हो, मगर आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया सामने आया है, 9 मई के हवाले से सख्त बयानियाँ, इलेक्शन के हवाले से सख्त बात, हुकूमत के साथ आगे चलने की बात, जो अनासिर इश्तियाल फैला रहे हैं उस हवाले से बात, हालांकि तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट की बात कर रही है। आगे जाके क्या तहरीक इंसाफ के मामलात सुलझते नजर आ रहे हैं जब दोनों तरफ से हीट बढ़ रही है कि जी बात एक एक स्टेप पीछे लिया जाए, या आपको लग रहा है कि बात आगे बढ़ती नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। जो सियासी माहौल है, एक तरफ तो गर्मा गर्मी आपको नज़र आ रही है जिसमें बानी PTI इमरान खान एहतजाज की बात कर रहे हैं और तनाव की बात कर रहे हैं, टकराव की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुतवाज़ी तौर पर खामोशी से कुछ और बातचीत भी हो रही है। आप इमरान खान साहब की तरफ से वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर उमर अयूब को सामने लाना या उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का ऐलान करना, ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त जनरल मुशर्रफ और उनके साथी जर्नैलों ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, फिर बाद में अक्टूबर 2002 में इलेक्शंस हुए थे, तो जो असम्बली वजूद में आई थी तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर चौधरी निसार अली खान को रखा गया था। और आपको याद होगा कि चौधरी निसार अली खान भी सख्त बात नहीं करते थे, उनके भाई जनरल इफ्तिखार का फ़ौज के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था और फ़ौज के अंदर जो अपने जो जिसे कहते हैं ना राब्ते रख के चीज़ें कूल डाउन करने में चौधरी निसार ने बड़ा रोल प्ले किया था। एग्जैक्टली वही रोल उमर अयूब पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं अदा करते हुए और पार्लियामेंट के बाहर भी नज़र आ रहे हैं अदा करते हुए। आज जो आपने अभी प्रेस रिलीज़ की बात की है और जो PTI और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके टकराव की बात की है, एक बात को आप नज़रअंदाज ना करें। आपने अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का जिक्र किया
मुलाकात का जिक्र किया, हलीमा खान की मुलाकात का जिक्र किया, शेर अफजल मरवत की मुलाकात का जिक्र किया। लेकिन आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। आज असद कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीटीआई से डिसएसोसिएट करने का ऐलान किया है आदिल राजा और हैदर मेहदी को, जो कि मिलिट्री के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूरा एक बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर जारी करते थे। शहबाज गिल अमेरिका में बैठ के उस बयानिए को आगे बढ़ाते थे। तो जो मेन जहां से ओरिजिन ये सारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें हो रही थी, उनको उनसे डिसएसोसिएट पीटीआई एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ टकराव की और लड़ाई झगड़े की भी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और जो चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, तसादम बहुत ज़्यादा है, नारेबाजी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, उसमें ये चीज़ें हम मेरे ख्याल में थोड़ा सा नजर बड़ी बड़ी आम आप बात करें, आप कह रहे हैं कि जो दोनों तरफ से हीट बढ़ रही है, बयानात की सूरत में भी बढ़ी और फिर कुछ ऐसे वाकयात भी आप बता रहे हैं जो दूसरी सिमत में इशारा करते हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का। हो सकता है कि इस सब के नतीजे में दर्जा हरारत नीचे भी आ सकता है कि बर्फ पिघल जाए। बिल्कुल, मुझे इस बात पे कोई हैरानगी नहीं होगी कि सदारती इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, शायद पार्लियामेंट के अंदर तो थोड़ा बहुत एहतजाज ये करें, लेकिन लोगों को मैदान में लाने का जो मामला है वो शायद विगरसली नहीं होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों तरफ बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए और बानी पीटीआई से जो उनके वकला के ज़रिए भी रब्ता रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, उनके वकला एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और आपको पता है कि साबिक सेक्रेटरी डिफेंस नईम खालिद लोधी जो है वो भी एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं कूल डाउन हों, ताकि ये एक जो तसादम की फ़िज़ा है वो कम हो। वो अलग बात है कि ये जो मामला है, शायद जो ज़मानत देने का मामला है, वो कोई भी पीटीआई के रहनुमाओं में से कोई भी ऐसा एक नहीं है, ना वेटरन्स में से कोई एक ऐसा है जो बानी पीटीआई की ज़मानत दे सके कि वो कोई ऐसी तसादम की राह इख्तियार नहीं करेंगे अगर वो बाहर निकले। लेकिन फौरी तौर पे वो बाहर निकलते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद अब ये बहस जारी है कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना कौन होगा और काबीना में कौन कौन शामिल होगा। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मुल्क की मईशत के हवाले से इजलास की सदारत की थी और इस इजलास की जो फुटेज जारी की गई उसमें हैरानकुन तौर पर इसाक डार नज़र नहीं आ रहे, मगर साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नून लीग के साबिक MNA अली परवेज़ मलिक और हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर अफराद नजर आ रहे हैं। इसके बाद क़यास आराइयाँ जन्म लेने लगी कि वज़ीर ख़जाना के लिए शहबाज शरीफ का इंतखाब इसाक डार के बजाय कोई और होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगज़ेब के वज़ीर ख़जाना बनने की तस्दीक कर दी है। खबर के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब की नवाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है। इसाक डार को सेहत के मसाइल की वजह से वज़ारत ख़जाना नहीं दी जा रही है। ये क्या मामलात हैं, बात करेंगे खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल हल्फ उठाते ही जो अहम इजलास वो मईशत के हवाले से किया शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें आप भी मौजूद थे और आपको देखकर भी क़यास आराइयाँ शुरू हो गई कि आप बनेंगे वज़ीर ख़जाना। डार साहब मौजूद नहीं थे, औरंगज़ेब साहब मौजूद थे, आज उनकी खबर आ गई है। कौन बनने जा रहा है वज़ीर ख़जाना? आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल में आपने इब्तदाइये में ही सही कह दी, और वो ये है कि ये जो भी फैसला होगा इसमें ऑब्वियसली फैसला तो प्राइम मिनिस्टर का होगा, मगर डार साहब की मुशावरत से होगा। और आपने खुद ही बता दिया कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर आपको ये भी क़यास आराई कल से शुरू होनी चाहिए थी कि वो सेहत की वजह से इस इजलास में तशरीफ़ नहीं ला सके। क्योंकि अभी काबीना नहीं बनी तो वो लोग जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनको मीटिंग्स में बुलाया गया ताकि थोड़ी सी कॉन्टीन्यूटी रहे। शहबाज शरीफ साहब ने एक पूरा इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान जो है उस पर मुख्तलिफ लोगों को कहा हुआ था, तुम ये कर लाओ, तुम ये कर लाओ, तुम ये बताओ कि यूथ के लिए नई नौकरियां कहां से आएंगी, तुम ये बताओ कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी, तुम ये बताओ कि अगर पाकिस्तान ने भी बैनुल-अक़वामी सतह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपने बच्चे बच्चियों को लेकर जाना है उस वैल्यू चेन में, तो वो कैसे होगा।
एक साहब को कहा कि अच्छा ज़रा इस पर काम करो कि ये ख़वातीन का जो इस्तेहसाल किया जाता है ये कैसे ख़त्म होगा, और एक ही नौकरी के लिए अगर ख़वातीन को 20 से 30% कम तनख्वाह मिल रही तो भाई क्यों मिल रही है, वो कम काम कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिसका उन्होंने अपने ऐलान में बाकायदा तौर पे ये कहा कि मैंने बैंकों को ये कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है, पाबंद करूँगा कि वो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस के लिए सब ये ज़ाहिर इकोनॉमिक प्लान हो गया। मगर मुझे सब ये भी बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि कल जो इसहाक डार साहब की अदम मौजूदगी है वो इस वजह से नहीं थी कि वो मुआशी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से थी। जी, कल तो वो तबीयत की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए थे। मुआशी टीम का वो हिस्सा होंगे, ये फ़ैसला मेरे ख्याल में उनकी मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म करेंगे, ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म का है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो डार साहब की मुशावरत से होगा, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत इतनी अच्छी नहीं, और आपको पता है ये दिन रात का काम है। तो ये तो डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठकर फ़ैसला करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी टीम डार साहब की मुशावरत के साथ सामने आती है। और वज़ारत ख़ारजा अगर किसी को दी जाए तो ज़ाहिर है उसके लिए भी तबीयत होना ठीक होना बड़ा लाजमी है। बहुत सफ़र करना पड़ता है, दीगर ममालिक से मिलना पड़ता है, वो भी एक टफ जॉब है। जी देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल इसी वजह से कहा कि ये तमाम चीज़ें मुशावरत से होंगी। मैं तो हतमी तौर पे कोई भी बात आपको नहीं बता रहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और एक छोटी सी टीम जो है वो देख रही है कि मुल्क को अगर आगे ये तमाम जो मसाइल हैं इनका सामना करना है तो हर बंदा बेहतरीन रोल किस जगह पे प्ले कर सकता है, और वो टीम आपके सामने आ जाएगी 48 घंटे में, 2 दिन में, विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। मेरे ख्याल में आपके सामने जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगी। और औरंगजेब साहब कल क्या कर रहे थे इस वक्त टेलीविजन पे चल रहे हैं, मगर औरंगजेब साहब की कल मौजूदगी की क्या वजह थी वहाँ? देखिए, औरंगजेब साहब मेरे ख्याल में एक कुलीदी रोल प्ले करेंगे। उनका प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी भी बंद हो गई है, इस मुल्क में FDI भी बंद हो गई है, इस मुल्क में जैसा कि आपने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि बहुत से सरमायाकार जो हैं वो अपने कारोबार बाहर ले जाने की सोच रहे हैं, तो वी हैव नीड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। और वो तमाम करने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारी टीम का हिस्सा हो। कई लोग हमें फॉर्मली सपोर्ट करेंगे, कई लोग हमें इनफॉर्मली सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, पब्लिक सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 मसाइल हैं। एक हमारे यहाँ एलीट कैप्चर का मसला है, जिसकी वजीर आजम इज रिजॉल्व कि उसकी कमर यानी उसकी रीढ़ की हड्डी वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे, और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर सब्सिडी जाया करेगी, डायरेक्ट टू फार्मर सब्सिडी जाएगी, यानी जो सस्ती गैस हम देते हैं उसका फायदा किसान तक पहुंचना चाहिए, और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐलान किया अपने इब्तदाई तकरीर में कि हम जो सीड है, जो बीज की एक इजारादारी कायम की है कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ बढ़ेगा, ऑफ कोर्स हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन अगर ऐसे बीज दुनिया में मौजूद हैं जो 1.5 गुना या 2 गुना पैदावारी ताकत रखते हैं, तो अगर वो ला के किसान को दिए जाएं तो एक सीजन में हमारी पैदावार जो है वो 1.5 गुना चले, 2 गुना नहीं होगी तो 1.5 और मुस्लिम साहब एक बात जो शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ इलेक्शन ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात में, और ये इलेक्शन से पहले की उनकी बात थी कि जो भी हुकूमत है उसे फौरी तौर पर IMF के पास जाना चाहिए, इफ्स एंड बट्स के बगैर। ये क्लैरिटी भी कल थी कि जी IMF की शराइत और कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स में नहीं पड़ा जाएगा, कोई प्रेशर में नहीं पड़ा जाएगा, जो 16 माह की हुकूमत लेते इनिशियली जो गलतियां हो गई थी वो नहीं दोहराई जाएंगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उसको अगर आप गलती कहें तो चलिए एक जाविया है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको थोड़ी सी टफ निगोशिएट पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए करनी पड़ती है, और पिछले राउंड में जो चीज़ें आपके सामने आई वो तो यही हुई कि कुछ डिले हो गया, देखिए डिले हो गया, देखिए डीरेल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी टफ निगोशिएशंस जो हैं वो की गई थी उस ज़माने में। डार साहब उसको लीड कर रहे थे, अवामी मुफाद में बेशुमार
चीज़ें नहीं मानी गई थी, और आखिर में जब हमने निगोशिएशंस की तो बहुत से रिलीफ ऐसे थे जो हमें मिल गए जो इब्तदाई तौर पे नहीं मिल रहे थे। तो इस मरतबा भी हम उसमें डिले नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी आवाम का जो मुकदमा है, जो गरीब आदमी का मुकदमा है, वो तो किसी को लेकर आगे जाना है ना। मगर अवामी मफाद में जो टफ निगोशिएशन होती है मुस्तफा मलिक साहब, और आप क्योंकि खुद इस बात के हामी है, जैसे आपने शुरू में भी मिसाल दी कि डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दी जाए, आप खुद बतौर मुशीर पेट्रोलियम, वज़ीर पेट्रोलियम इस बात के हामी थे, तो ये क्लैरिटी है फिर कि वो जो अवाम के मुफाद में बात कही जाती है मगर एलीट कैप्चर नहीं खत्म होता है, चाहे वो किसी भी नोयत का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो रियल एस्टेट को प्रॉपर टैक्सेशन की सूरत में हो, चाहे वो ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की सूरत में हो, वो जो पहली टैक्स देते हैं उन्हीं पर बर्डन बढ़ जाता है अवामी मुफाद का कहकर। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपको ये जानना होगा, आपको तो मालूम ही है मगर आपके तवस्सुत से अवाम को जानना होगा कि हमारे यहाँ 80% जो किसान हैं, जो लैंड ओनिंग है 80%, वो 10 एकड़ से कम है। यानी आप सोचे किसी की 10 एकड़ ज़मीन है जिसमें उसने फसल बीजनी है, खुद भी खानी है, बेचनी भी है, अपने बच्चे बच्चियों का पेट भी पालना है, तो वो 10 एकड़ के किसान को आप कितना टैक्स कर सकते हैं? पहली बात तो ये है। जो ब्रैकेट कर देना, आप मिनिमम ब्रैकेट कर दें, ऊपर एक जैसे मिनिमम सैलरी का ब्रैकेट होता है, मिनिमम इनकम का ब्रैकेट कर दें। मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तकरीबन वही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। दूसरी जो हमें बाज़ दफ़ा फार्मर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये जो टैक्सेशन की एग्रीकल्चर पे, वो ये है कि उसकी जूरिस्डिक्शन सूबों के पास है, उसकी जूरिस्डिक्शन वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। इसी तरह सर्विसेज की जूरिस्डिक्शन जो है सेल्स टैक्स की, वो भी सूबों के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी है। आप देखें ना, पंजाब में आपकी हुकूमत, आज भी FBR, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो आपके इत्तेहादी, तो ट्रेडर्स के हवाले से दीगर इनिशिएटिव आप लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी तो बहुत प्रॉब्लम है ना टैक्स कलेक्शन के साथ साथ, तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आपका सब्जेक्ट है, ये इन सब में उसी वक्त आगे बढ़ेगा। जी आप बिल्कुल बजा इरशाद फरमा रहे हैं, और आज FBR के साथ प्राइम मिनिस्टर ने खुद मीटिंग ली है और बहुत जल्द उसकी वो जो एलानिया है आपके सामने आ जाएगा, और बड़ी सख्ती के साथ कुछ तजावीज़ हैं जो उनके हवाले की गई हैं और इसकी एक फॉलो अप मीटिंग रखी गई है। तो आप देखेंगे कि जैसे कल एक ही दिन में जो उन्होंने ऐलान किया था उसमें से एक दो चीज़ों का तो इजरा भी हो गया। कल जितने आउटस्टैंडिंग वो सेल्स टैक्स के रिफंड थे तमाम के तमाम 100% जो हैं उनका इजरा कर दिया गया, यानी हुक्मनामा नहीं दिया गया, ओथ लेने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर इजरा कर दिया गया। जो लीड कैप्चर की जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके लिए बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई और उनके फैसले आपके सामने आ जाएंगे। ये नहीं कि होंगे, एक कमेटी बनेगी वो इसको आगे चलाएगी। ये बेशुमार चीज़ें जो फैसले आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लीड कैप्चर के हवाले से, आपके जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की, उनको बीज दिया जाएगा दुनिया का बेहतरीन, उनको खाद की सब्सिडी डायरेक्ट दी जाएगी, उनको सोलर दिया जाएगा। और जब तीन चीज़ें, यानी किसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती, खाद की ज़रूरत होती, बीज की ज़रूरत होती, पानी की ज़रूरत होती, अगर तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और बीज ऐसा होगा जो 1.5 से 2 गुना पैदावार देता है तो हमारी पैदावार बढ़ेगी ना भाई। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि इन सारी प्लान्स पर अमल भी होगा। तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा? आज इमरान खान साहब की तरफ से एक सख्त बयान सामने आया, बयानिया सामने आया, ISPR की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक सख्त एलामिया सामने आया। बात करेंगे तहरीक इंसाफ से एक ब्रेक के बाद। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत की सियासत के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ ISPR की तरफ से सख्त बयानिया सामने आया है, वो भी आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद। और तीसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के 26वें दिन कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। हालांकि इलेक्शन एक्ट की शिक 95 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था कि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर ये तमाम दस्तावेज़ात अपनी वेबसाइट पर जारी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कई दिन की ताख़ीर से आज फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि फॉर्म 45 जारी किए जाए।
वाज़ेह रहे कि फॉर्म 45 किसी भी हल्के के एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है जिसमें उस पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवारों के हासिल करदा वोट दर्ज होते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान जिनकी निगरानी में पोलिंग हुई होती है उनके दस्तखत इस फॉर्म पर मौजूद होते हैं। इन फॉर्म 45 की कॉपियां उम्मीदवारों को भी दी जाती हैं और इसकी कॉपी पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा भी की जाती हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के के तमाम फॉर्म 45 के नताइज को जमा करता है और फिर फॉर्म 47 जारी किया जाता है जिसमें उस हल्के से उम्मीदवारों को मिलने वाले टोटल वोट्स दर्ज होते हैं। इसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक उसकी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें बनती हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनके जीते हुए मुतादिद उम्मीदवारों को हराया गया है और नशिस्तें कम की गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी वेबसाइट पर मुल्क भर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जारी करने के बाद तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा फॉर्म 45 और उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 में उनके उम्मीदवार हार रहे हैं और उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 में वो जीत रहे हैं। बेज़ाब्तियों की बात हो रही है, सोशल मीडिया पर इस हवाले से तबसरे किए जा रहे हैं, तकाबली जायज़ा किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की जा रही है। और हमने भी कुछ हलकों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 का जायज़ा लिया तो उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। वोटों का फ़र्क था, कुछ जगहों पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत का फ़र्क मौजूद था, मसला नज़र आ रहा था, तारीख के मसले नज़र आ रहे थे, कुछ जगहों पर ओवर राइटिंग भी देखी गई और कौन से फॉर्म 45 दुरुस्त हैं और कौन से गलत। इसकी तहकीक और तफ्तीश इंतहाई ज़रूरी है ताकि इलेक्शन के नताइज मुतनाज़े ना रहें। बहरहाल मुतालबा तहरीक इंसाफ का था, फॉर्म 45 जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान मजीद अग्रेसिव बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें नज़र आया कि कहीं अगर हीट बढ़ाई गई तो आगे से भी आज हमने ISPR का जो स्टेटमेंट देखा है 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया है। इसके अलावा आपका ज़ाहिर हुकूमत पर एतराज़ है, मगर आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मौक़िफ़ आया वो ये कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ अलग है। 9 मई के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ से बर्फ पिघलेगी या मामला मजीद सख्ती की तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौज बने और वो है भी, और उसको मजबूत होना भी चाहिए, तभी पाकिस्तान की इसमें बका है। लेकिन शाहजेब भाई, जो इल्जामात लग रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो फॉर्म 45 के इशूज हैं, उसके साथ साथ जो 9 मई का है उस पर तो हम जुडिशल इंक्वायरी मांगते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सबसे पुरअमन जमात है और उसको एक जमाना हो गया है पुरअमन एहतजाज करते हुए। वो कौन था जिसने 9 मई को सारा कुछ किया? हम भी जानना चाहते हैं, उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, अगर किसी शख्स ने गलत की उसको सजा मिले। लेकिन इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की कभी भी ये पॉलिसी शाहजेब भाई नहीं रही कि हम खुदा न खास्ता किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन पे या किसी ऐसा कोई नुकसान हो। ये कौन था जो, हम तो खुद डिमांड करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जाए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि ये नुकसान किसने किया। लेकिन उसका पूरी जमात को इस तरह से टारगेट कर देना वो भी गलत। और सब, और ये जो बात है कि मनसूबा साजों ने सबके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी, आप इसकी हिमायत करते हैं या कोई ऐसा फोरम आप चाहते हैं जिसके तहत ये डिसाइड हो कि कौन मुलविस था, कौन मुलविस नहीं था, और वो फोरम फिर जो जुडिशल कमीशन है वही आपका मुतालबा है कि वो हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक जुडिशल कमीशन हो जिस पे सबको एतमाद हो, वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि पुरअमन एहतजाज तो इस मुल्क में होने हैं। और 9 मई को जो हुआ वो भी नुकसान था। लेकिन आप शाहजेब साहब ये भी देखिए कि एक वज़ीर-ए-आज़म पे जानी हमला हुआ, उससे पहले इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे किसी ने उसके खिलाफ ना कोई मजम्मत की, ना इन्वेस्टिगेशन डिमांड की। भूल जाए कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो थे ना, इस मुल्क का एक 25 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन पे जानी हमला हुआ। हमने तहरीक इंसाफ में, मैंने, खान साहब ने खुद, जो जब बेनजीर साहिबा शहीद हुई हैं, हमने हर फोरम पे उस चीज को कंडेम किया है। लेकिन जब इमरान खान साहब पे अटैक हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता था कि इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसके खिलाफ एक तो मुजम्मती करारदाद आएगी, उस वक्त हम नहीं थे पार्लियामेंट में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड होगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मौका मिलता है, मैं कौमी असेंबली के फ्लोर पे ये बात करूंगा, अभी तक मुझे मौका नहीं मिल सका कि खान साहब के खिलाफ जो ये सारा कुछ हुआ है, अगर ये इमरान खान साहब की बजाय कोई और शख्स भी होता, किसी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे अटैक होता, हम खुद डिमांड करते। मुझे याद है
जब 2017 में एहसन इकबाल साहब पे एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, उन पे हमला हुआ था, हम सब ने, खान साहब ने, मैंने, हम सब ने कंडेम किया था। तो क्या साबिक वज़ीर आज़म पे जब हमला हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? उनके जो मुकाबले के उम्मीदवार थे अबरारुल हक साहब, वो तो जस्टिफिकेशन देते नजर आ रहे थे उस हमले की। आपने अगर ज़ाती तौर पर किया था, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी तरफ से कंडेमनेशन आई। मगर एक और बात हुई है, और वो है, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड करे और 8 फरवरी वाले करे। आज उनकी तरफ से अपलोड कर दिए गए, मुकर्रर मुद्दत में नहीं किए गए, बाद में किए गए। ज़ाहिर आपका बहुत सारी सीटों पर एतराज़ है, आपका क्लेम है कि आप 180 सीटें जीते हैं, आप बहुत सारी, नवाज शरीफ साहब हों, सलमान अकबर राजा साहब की सीटों, सब पर आपका एहतजाज है। मगर सलमान अकबर राजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था पिछले दिनों कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। अब फॉर्म 45 आ गए, इन फॉर्म 45 को आप ठीक समझ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया, या आपका यह एतराज है कि ये ठीक नहीं है? वो तो फौरी गायब भी हो गए मेरे ख्याल में। देखें, उनके जो फॉर्म 45 है ना शाहजेब साहब, क्या आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करते हैं कि फॉर्म 45 8 फरवरी वाले होने चाहिए या कोई 24, 25, 26 फरवरी वाले? 8 फरवरी वाले भी होने चाहिए, और फैसला फॉर्म 47 के तहत होगा। बार बार इस प्रोग्राम में रिपीट करते रहें तो आगे इलेक्शन बेमायने हो जाएंगे। फॉर्म 45 पर ट्रांसपेरेंट अंदाज में होने चाहिए। मगर मैं फोरम जानना चाह रहा हूं कि फिर डिटरमिन कैसे होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं, हमारे पास फॉर्म 45 अपने ओरिजिनल मौजूद हैं। 3-4 फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं शॉर्ट 1 मिनट के अंदर, कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है कि वो जो ओरिजिनल फॉर्म 45 में, देखिए, मरियम बीबी वज़ीर आला बना दी गई PP 159 पे। हमारे पास 24,992 है मेयर शराफत के, मरियम बीबी के 23,598 हैं, वो हार गई हैं। इसी तरह सलमान अकबर राजा साहब के 1,42,000 हैं, उनके मुखालिफ 59,900 हैं, उनको जिता दिया गया। इसी तरह रेहाना बीबी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, रेहाना बीबी के हैं 88,278, और ख्वाजा साहब के 57,360, ख्वाजा साहब जीत गए। ये कैसे जीते? आगे चलें, 3 फिगर्स और, गुजरात में बड़े सख्त सीट जिनके हाथ से कागजात छीने गए, आपको याद होगा, कैसरा इलाही बीबी वर्सेस सालिक हुसैन साहब, NA 64। कैसरा बीबी के हैं 1,51,373, और सालिक साहब के हैं 28,202, वहां भी उनको जिता दिया गया। 2 फिगर्स और, ये बहुत अहम है, ये वाला NA 76 नारोवाल से जावेद कानू साहब हमारे हैं, और मोहतरम एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के 90,201 हैं, हमारे जावेद साहब के 1,02,000 हैं। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 में 500। अब इसमें ये जो मसला है, जब आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास है, अब इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट अपलोड कर दी है जिसको ज़ाहिर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास है उसके वो बरक्स है, इस वक्त भी मौजूद है, हमने देखा, और ज़ाहिर वो फर्क नजर आ रहा है, कहीं ओवर राइटिंग भी नजर आ रही है। फोरम क्या है? ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के बाद अपीलों का हक है, इसी फोरम के तहत आपको जाना पड़ेगा, ये कोई और फोरम है? के मुताबिक देखें, इस पे लॉ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होता है, वो 2 महीने के अंदर खुद भी रिजल्ट वो उसको अनाउंस कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं, उनके पास फुल इख्तियार है। मियां साहब की जो सीट है वहां हमारे 1,01,000 हैं, डॉक्टर यास्मीन के, मियां साहब के 80,000 है, वो वहां से हारे, लाहौर से हारे, वैसे तो मानसरा से भी हारे। अब इसका देखें, इसका हल ये है, इसका हल क्या है? देखिए, सारी सीटें, शहबाज साहब, एहसन इकबाल साहब, कैसरा बीबी, सारी सीटें हम जीते में हैं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, शहबाज साहब जो वजीर आजम है वो सीट हारे में, मरियम बीबी जो वज़ीर आला है वो सीट हारी हुई है, लेकिन आपके सूबे के पंजाब के वज़ीर आला हैं और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बना दिए गए। मगर हल क्या है? मैं हल जानना चाह रहा हूँ। तो ट्रिब्यूनल का रास्ता है, उस ट्रिब्यूनल के रास्ते से ये हुआ कि जैसे आपकी पार्टी के जो डिप्टी स्पीकर थे सूरी साहब, वो 4.25 साल तक रहे। अब वो हल जो है वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा, मगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसका हल कोई और कैसे मान लेगा? तो ये ट्रिब्यूनल्स के जरिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ते रहे कोई और। जी, उसमें एक इशू है। देखें शाहजेब साहब, जहां तक आपने कासिम सूरी भाई की बात की, अगर वो कोई गलत चीज थी तो वो उनको स्टे जो है अदालत ने दिया था, अदालत में वो केस उनके खिलाफ चल रहा था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अदालत हमारा साइड ले रही थी, अदालतों से तो हमारे खिलाफ सख्त फैसले भी आए हैं, लेकिन इस इशू पे डायरेक्टली आते हैं। कल बिलावल साहब ने कहा कि जनाब इस पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्वेस्टिगेट हो। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सुकम है। क्या मियाँ साहब इसको होने देंगे? क्योंकि 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, 178 हमारी हैं, 180 तक हमारी हैं सीटें, 178 एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूं। अब अगर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन होती है पार्लियामेंट में, तो उसमें ज़ाहिर है नून लीग के मेंबर होंगे, क्या वो अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने देंगे? यू मस्ट बी नोइंग देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ लॉ। ये जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई वो रास्ता नहीं समझ में आता इन्वेस्टिगेशन का, मगर फिर जुडिशल कमीशन पर भी कौन मान लेगा? 2013 पर जब आपने एतराज किया तो आज तक भी जो जुडिशल कमीशन का फैसला इमरान खान साहब उस तरीके से नहीं मानते थे, तो फिर ट्रिब्यूनल्स वाला जो आइन और कानून के मुताबिक है, क्या उसी रास्ते से जाएंगे जिसमें सलमान अकबर साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा? कि क्या रास्ता हो? देखिए, इसकी दो बातें हैं। एक तो इस तरह से मुल्क आगे चलेगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं।
मियाँ साहब ने जो बात की है ना कि मईशत और ये सारी चीजें, देखिए हम कभी भी बात से इनकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, इमरान खान साहब और असीर सारे जेल से निकलें, उसके बाद जिस चीज पे बात करनी है पार्लियामेंट में उस पर बैठ के बात करें। लेकिन इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, मैंडेट हमारा आपने चोरी किया हुआ है, हमारे हजारों असीरान जेलों के अंदर है, फिर कहते हैं आके बात करो और उस शख्स से बात करें जो सीट हार चुका है, जिसके पास मैंडेट नहीं है। अब इसका हल क्या है कि इसी तरह लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन करने जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल से बहुत टाइम लगेगा, ट्राइब्यूनल से आपको सलमान साहब ने, अकरम राजा साहब ने बात की है, वहां से होप इतना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये जुडिशल कमीशन भी नहीं मेरे ख्याल में बनने देंगे, क्योंकि मियाँ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बने। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को अपना पैर यहां पर रखना पड़ेगा और इस कजिए को हल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें मैंडेट चोरी को हमने लीगलाइज कर दिया, सब देखें आईनी अमल को सबोटाज किया गया है। क्या ये आइन को सपोर्ट करना नहीं है कि आइन कहता है आजाद शफाफ इलेक्शन हो और उसको सपोर्ट करके आप, जो मैंने कुछ आपको फिगर्स दिए हैं, इस तरह से बेशुमार फिगर्स हैं। कराची से आलमगीर खान जीते हुए, बलूचिस्तान से सलार खान जीते हुए, सबको उन्होंने हरा दिया। हमारे पेशावर से तैमूर जगड़ा जीते हुए, कमरान बंगश जीते हुए। इसका क्या होगा? बड़ी अहम बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या करती है। मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इंसानी हकूक़ की तंजीमों, सहाफ़ती तंजीमों, यहाँ तक कि अमरीका की जानिब से तनकीद के बावजूद गुज़िश्ता 18 दिनों से मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स तक रसाई बंद है। 22 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट ने PTA को मुल्क भर में एक्स बहाल करने का हुक्म दिया और सोशल मीडिया और इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जवाब तलब किया था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को भी 13 दिन गुजरने के बावजूद एक्स अभी भी बंद है। आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के लिए अहम समझी जाने वाली वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ आज इस्लामाबाद के रिहायशी एहतशाम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्तदा की कि अदालत इंसाफ के मफाद में फौरी तौर पर एक्स तक रसाई पर पाबंदी खत्म करने की हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि क्या एक्स बंद है। इस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि 17 फरवरी से एक्स बंद है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, इस पर क्या हुआ। इस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है, जिसके बाद अदालत ने आज की समाअत में इस हवाले से PTA और वजारत इत्तलात को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जहां आज की समाअत में PTA ने अदालत को इस हवाले से अपना जवाब जमा करवाया, जबकि वजारत दाखिला और वजारत टेलीकम्युनिकेशन ने इस हवाले से अपना जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। आज समाअत के दौरान PTA के वकील ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों के सिक्योरिटी खदशात की वजह से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की थी। हमने 8 फरवरी को सेलुलर कंपनियों को सर्विस मुअत्तल करने और 9 फरवरी को सर्विस बहाली की ईमेल की थी। इस पर चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने उनसे पूछा कि आप कितने मासूम हैं या मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। एक तरफ कहते हैं कि कुछ बंद नहीं है, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। इतने जज्बाती मत हो, हमें भी अपना जहन इस्तेमाल करना आता है। हम चाहते हैं कि मफाद आमा का मसला ख़राब ना हो। मुल्क में मफाद आमा और निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता। इंटरनेट बंद करने की वजूहात बताने की बजाय कह रहे हैं कभी उसने कहा बंद कर दो, कभी उसने कहा बंद कर दो। जैसे अकील अब्बासी ने मजीद रिमार्क दिए कि अगर PTA ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा और अब भी मुअत्तिल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंक दें। PTA पावरफुल कंपनी है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की तो इसीलिए पूछा था कि मुल्क के मामलात कौन चला रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर मुल्क के हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। दुनिया महज़िब मुआशरे से चलती है। ऐसे हालात पैदा करने से दुनिया आपको कबूल नहीं करेगी। कहीं हालात को सियासी और कहीं और वजूहात से कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। माजरत के साथ अब हमारा मुआशरा ऐसे चलने वाला नहीं है। जैसे अकील अब्बासी ने मजीद रिमार्क दिए कि अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये इलेक्शन निकल गए, आगे क्या होगा ये देखना होगा। जो लोग मुल्क चला रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं वो मोबाइल फ़ोन ही बंद कर देंगे। बच्चा सब जानता है, आप हमें वो बताएं जो कोई नहीं जानता हो। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो वहाँ सर्विस बंद की जा सकती है। जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन कर रहे हों वहाँ भी सर्विस बंद की जा सकती है। इस दौरान PTA के वकील ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। इस पर अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि एक्स तो आज भी बंद है। समाअत के दौरान शरीक दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर ने अदालत से कहा कि अगर PTA तस्लीम कर रहा है कि एक्स उनकी हिदायत पर बंद नहीं है तो कौन है जिसने बंद किया हुआ है। ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पूछा क्या एक्स किसी के कहने या दबाव पर किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तिल कर सकता है। 9 मई की बात तो समझ आती है, 8 फरवरी के बाद भी सर्विस बंद है, ये बात समझ नहीं आ रही। बजाय लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। आज की समाअत में अदालत ने जिब्रान नासिर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTA और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 20 मार्च तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।